तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में हैं, जहां पर अधिवक्ता कुंभ को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। जिन्होंने आज इस अधिवक्ता समागम के माध्यम से मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया है। कार्यक्रम भी जल्दी में बना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति थी और मुझे जानकारी भी मिली थी कि रात्रि भर यहां बारिश पड़ी है, मौसम विपरीत था। प्रातःकाल भी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 10 बजे तक इस बात में बहुत असमंजसता थी कि पता नहीं प्रयागराज के कार्यक्रम में हम संगम नगरी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये प्रयागराज और गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता समाज, जैसे हमारे विधि और न्याय मंत्री ने कहा ही, वह एक विश्वास का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वप्नों से हारता है तो वह भौतिक रूप से, लौकिक रूप से एक अधिवक्ता की शरण में जाता है। यानी आपका जो ये प्रतीक है, आपका जो ये वेशभूषा है, ये विश्वास का प्रतीक है। और ये विश्वसनीयता जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा। और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सब के प्रति। अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी। प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो अंग हैं उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपने सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक रूप से न केवल संसदीय लोकतंत्र आहत होगा, बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती हुई दिखाई देंगी। और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था, वह एक सामूहिकता का एक समन्वय है। वह हम सबके एक टीम वर्क का परिणाम है। और टीम वर्क जब भी दिखाई देता है, आप व्यक्तिगत जीवन में देखते होंगे,
जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आप इस बात को अनुभव करते होंगे। आप जब किसी अन्य अधिवक्ता के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते होंगे, वो आपका सामाजिक जीवन हो गया या फिर राष्ट्रीय जीवन में आप देखते होंगे। ये टीम वर्क है जो हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम मिलकर के जब एक सामूहिक प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 महीनों से यह देश भी और पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बार काउंसिल से और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जब हमारे दोनों अध्यक्षगण मेरे सामने आए थे तो मैंने दोनों से ही आग्रह किया था। मैंने कहा देखिए, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, हम समय निकाल देंगे, लेकिन पहली शर्त तो होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा संख्या में हो। एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वहां से लाइव करवा देंगे। वहां से हर एक जनपद में उस कार्यक्रम को वहां पे प्रसारण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक जगह ज्यादा जमावड़ा जब होगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक कोविड-19 के संक्रमण को वो मदद कर सकता है। इसलिए हमें कोविड-19 के संक्रमण को हर एक स्तर पर तोड़ना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पता नहीं अन्य लोग किस रूप में इसको समझते होंगे, लेकिन मैं इस प्रयागराज में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश के अंदर दिया। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000। और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और यही कारण है, कम से कम महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए WHO जो दुनिया की शीर्ष संस्था है स्वास्थ्य की, वह भी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोकती नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देता, कम से कम वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसको देखें और उसको एक बार जानेंगे तो उन्हें बहुत कुछ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन में क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और प्रयास से। अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाती अगर हमें समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग नहीं मिलता। अगर हमें एक सामान्य नागरिक, शासन की टीम काम कर रही थी, प्रशासन काम कर रहा था, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे थे, हमारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे थे, हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ी भूमिका थी पब्लिक की, जो उस अनुशासन के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा था। और ये अनुशासन हमें तभी देखने को मिला था जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। आपने देखा होगा जनता कर्फ्यू में एक एक व्यक्ति उसमें सहभागी बना था।
प्रत्येक ने सहयोग किया था और सबने संकल्प लिया था कि हम इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला, आंकड़े अगर आप उठा करके देखेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आपको हर एक स्तर पर न्यायपालिका में भी और न्यायपालिका के बाहर भी बहस करना पड़ता है, मुद्दों को देखना पड़ता है। और मैं चाहूंगा एक बार आकलन करिए, देखिए सामान्य दिनों में कितनी मौतें होती थी और कोविड-19 की इस महामारी के दौरान मौत के आंकड़ों में कितना परिवर्तन आया है। अगर आप ये देखेंगे तो सामान्य दिनों की तुलना में कम मौतें हुई हैं और ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि लड़ाई हमारी बहुत अच्छी दिशा में जारी है। भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई उसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई ये केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं, मुझे लगता है इसने हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर भी दिया है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं। पहले लोग थोड़ा खान पान में या अन्य चीजों में लापरवाही कर देते थे। कोई भी कहीं मिलता था, कहीं भी किसी के साथ मिलकर के कोई गले मिलता था, कोई हाथ मिला रहा है, ठीक बात है, एक सामान्य शिष्टाचार होता था, सामान्य चीजें होती थी। लेकिन कोविड-19 ने भारतीय संस्कार पद्धति को दुनिया के अंदर स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया। आज सब लोग जाते हैं, इबादत में नमस्कार करते हैं। किसी के घर में जाइए और पूछिए आप क्या देंगे, तो आज पहले उसकी चॉइस क्या होगी, कहेगा काढ़ा लेके आ जाइए, काढ़ा पीऊंगा। अब वो नहीं मांगेगा कि मुझे कोई ड्रिंक चाहिए, उसकी पहली पसंद काढ़ा होती है। तो काढ़ा भारत पता नहीं, तो यहां पे तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी है। प्रयागराज तो पिछले यानी दुनिया ने जब सभ्यता और संस्कृति नहीं सीखी थी, तब प्रयागराज ने ज्ञानोदय का प्रकाश प्रयागराज की धरती ने दुनिया को दिया था। महर्षि भारद्वाज का आश्रम और उनका गुरुकुल इस बात का उदाहरण है। यानी हजारों वर्षों से उस परंपरा के साथ जुड़कर के दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य ये धरती दे रही है। ये हमारी धरोहर है, इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उस परंपरा को लेकर के आज हम सब सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारत एक अच्छी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की एक नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछला वो है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है, यह आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का यह आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। इलाहाबाद के अमरूद बहुत महसूस थे। मैं नंदी जी से यही बात कर रहा था। मैंने कहा नंदी जी आपने बड़ा काम किया है, व्यवसाय अपना फैलाया है, कम से कम यहां के अमरूद को भी अब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। हजारों नौजवानों को रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में उन्होंने प्रयागराज में वायु सेवा फिर से शुरू कर दी। असंभव लग रहा था और कुंभ के ठीक पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अधिवक्ता समाज तो वैसे भी नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, समाज का अंतिम तबका पे विश्वास करता है।
और वह विश्वास का ही प्रतीक है कि अपने संकट के समय में वह जब सबसे थक हार जाता है तो आपके पास आता है और अपनी पीड़ा को आपके सामने रख करके फिर एक नए न्याय की आस में वो आगे बढ़ता है। तो बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन जब हम ही स्वयं ये मान करके चल लेंगे कि नहीं साहब हम लोग तो बहुत कमजोर हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, तो फिर उस बड़े तबके का क्या होगा? ये 3.5 लाख अधिवक्ता अगर हताश और निराश हो जाएगा तो 24 करोड़ जनता का क्या होगा? ये आप सबको सोचना पड़ेगा। याद रखना, भारत का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हर जीव और जंतु के अंदर प्राण होता है, उसकी अपनी संवेदना होती है, वो अपने चारों ओर जिस प्रकार का माहौल हम दे देंगे उसके अनुरूप चलता है, आगे बढ़ता है। उसके सामने उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों ने कहा कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने अपने घर में इसका प्रयोग किया। उन्होंने अपने घर के 2 कोनों में 2 पेड़ लगाए, एक जैसी, एक बीच के 2 पौधे लगा दिए। दोनों को एक समान परिस्थिति दी, समान धूप मिल सके, समान पानी मिल सके, समान खाद मिल सके, समान परिस्थिति मिल सके। लेकिन सब कुछ समान होने के बावजूद एक के पास जाते थे और उसको खूब कुछ करते थे तो बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब फल देगा, लोग तुम्हें लंबे समय तक तुम्हारी छाया के नीचे बैठेंगे। और दूसरे को दुत्कारते थे तो निकम्मा है, निठल्ला है, कायल है, कमजोर है, किसी लायक नहीं है। उन्होंने देखा एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो फल फूल करके बड़ा पेड़ बन गया, जिसको दुत्कारते थे वह एक समय के बाद सूख गया, नष्ट हो गया, उसकी तीसरी हो गई। ये केवल पेड़ पौधों के बारे में सही नहीं है, इस जीव सृष्टि के बारे में। और मनुष्य जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य तत्व सबसे अधिक बैठता है। हम जैसी धारणा बना देते हैं उसके अनुरूप हम बनने लगते हैं और इसलिए हमारी सोच विराट होनी चाहिए। बिना विराट सोच के बड़ा नहीं बना जा सकता। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी, संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था? बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह पे। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति
जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है। जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। यहां के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करिए आवासीय उसकी। इन अधिवक्ता बंधुओं को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने चाहिए, स्कीम निकालिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत कमाइए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा अगर आवास आप इनको बना के दोगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, वहां की माताएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम तो एकदम साथ में हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, अब तो पूरी तरह सुरक्षित, सारी माफिया भाग चुके हैं। बहुत सारे कॉलोनी वहां पे जो बहुत सारे कस्बे ऐसे जो खाली हो रहे थे, आज फिर से आबाद हो गए। एक माहौल देना शासन का काम है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यह हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस प्रकार की व्यवस्था दें। और रूल ऑफ लॉ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के लिए मैं आप सबको बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए, जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए, अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क, ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। आवास दिए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 30 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 5 लाख लोगों का तैयार है। जिस दिन समय देंगे उसी दिन एक क्लिक करके 5 लाख लोगों के आवास के पैसे उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। ये जिन लोगों को सुविधा मिल रही है, कोई नहीं कह सकता, कोई गरीब कभी नहीं कह सकता कि भेदभाव हुआ है किसी का चेहरा देख करके। और जिस सूची के आधार पर दिया जा रहा है, ये 2012 की एसईसीसी की सूची है। ये सूची तब न मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब न मैं मुख्यमंत्री था। उस सूची, जो सूची बनी थी पिछली सरकारों के समय, उसी सूची को ध्यान में रख करके हम सारी की सारी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जब बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख लोगों को हमने बिजली का कनेक्शन दिया कि किसी जाति, किसी का चेहरा देख करके नहीं। और जरूरतमंद है, उसको मिलना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इसी प्रयागराज में 15,000 प्रतियोगी छात्र फंसे हुए थे। कैसे होगा? हमने कहा, मुझे याद आ गया था, प्रयागराज कुंभ के समय हमने 5,000 बसेस खरीदी थी। मैंने कहा सब बसेज भेजो इन बसों को और इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दो। और जब घर पहुंचेंगे तब मैं इनसे बात करूंगा कि देखो भाई 21 दिन तक आपको अपने घर में क्वारंटीन में रहना है। सभी ने माना। कोटा में फंसे हुए हमारे बच्चे, लोग कहते थे हम नहीं लाएंगे। मैंने कहा भाई हम तो लाएंगे। हमने सभी बसेज भेजी
एक साथ सभी 14,000 बच्चों को वहां से ला करके जब हम लोग उनके घरों तक पहुंचा दिए, तब अन्य राज्य सरकारें हमसे कहने लगी हमारे बच्चे भी फंसे हैं, आप अगर बस उपलब्ध करा देंगे तो। मैंने कहा ये बस उत्तर प्रदेश के लिए करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति ही है आज जिसका परिणाम है कि हम सब आपके सामने आकर के प्रयागराज कुंभ को दुनिया की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। भाइयों बहनों, आप तो प्रयागराज से आपका संबंध किसी का दशकों से होगा, किसी का वर्षों से होगा। कुंभ का मतलब क्या मान लिया था हम लोगों ने? जहां भगदड़ होती, गंदगी को उसका पर्याय बना दिया था, अव्यवस्था को हमने अपनी नियति मान लिया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ भी इस पूरी स्थिति की कायाकल्प कर देगा। पहला उदाहरण तो ये प्रस्तुत हुआ है, प्रयागराज कुंभ ने पूरी प्रयागराज सिटी की कायाकल्प कर दी। तो ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रयागराज के लोगों को, असीम सहनशीलता का परिचय दिया, तोड़ फोड़ हुई, एक भी परिवार कंपनसेशन के लिए नहीं आया। सबने कहा कि नहीं, प्रयागराज की कायाकल्प होना चाहिए। मुझे असीम प्रसन्नता हुई जब हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के आश्रम और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा को देखा। आज से हजारों वर्ष पहले अतीत की यादों को ताजा कर देती है घटना कि आज से 10,000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने इस प्रयागराज की धरती में साधना करके इस पूरी धरती को पवित्र किया था, कम से कम इन हजारों वर्षों में न जाने कितने कुंभ के आयोजन हुए होंगे। भारद्वाज ऋषि को कोई याद नहीं कर पाया, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि हम उनकी भव्य प्रतिमा लगा सकें, और उनकी भव्य प्रतिमा प्रयागराज के उनके आश्रम में लगती हुई दिखाई दी। कोई भी जाएगा उसको याद आएगा, प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, उनका आश्रम है, उनका मंदिर है। ये इस कार्यक्रम और कितनी बड़ी, आपने देखा होगा दुनिया के राजदूत यहां पर आए। उस आयोजन में मैं नहीं था, लेकिन मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह जी से आग्रह किया था। मैंने कहा आप वहां कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनको सबको घुमाइए थोड़ा इसके बारे में। दुनिया के 187 देशों के लोग यहां आए थे, वे भारतीय नहीं थे, उसी देश के नागरिक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर है, जहां पर अधिवक्ता समागम 2020 के कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।